हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इज ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस फोर्स। फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, कुछ बॉडी फोर्स कहलाती हैं, कुछ सरफेस फोर्स कहलाती हैं। तो जो स्ट्रेस है वो सरफेस फोर्स। स्ट्रेस वेक्टर दैट हैज बी अ सरफेस ऑफ ए कंटीन्यूअस बॉडी, सॉलिड है या फ्लूइड है, has to be the surface of the fluid body, which is subjected to a system force. Let P x1, x2, x3 be a point on the surface element delta S and n unit vector, the outward drawn unit normal to delta S at P as shown in the figure. Coordinate axis है, ये fluid element दिया हुआ, उसकी surface S है, और अगर आप उसमें से इस surface element ले लें वो delta S होगा, वहाँ का एक point P है, तो ये पॉइंट पी है, जो फोर्स जो लग रही है डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट ड्रॉन, द ओरिएंटेशन ऑफ द डेल्टा इज बी स्पेसिफाइड बाय एन यूनिट वेक्टर एट पी। डेल्टा एस का ओरिएंटेशन पॉजिटिव साइड कौन सी होगी या फ्रंट साइड या बैक साइड का कैसे पता चलता है? वो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल से पता। अगर यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन हो तो फिर वो उसकी पॉजिटिव साइड है। द एलिमेंट डेल्टा एस, the element delta S be acted upon by a surface force delta Fn. The average force per unit area on delta S, delta Fn over delta S, delta S पे डिवाइड करने से एवरेज फोर्स मिलेगी। और अगर आप डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो ये लिमिट ले लें तो फिर ये हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर बन जाएगी, टी एन वेक्टर स्ट्रेस वेक्टर क्या है। इसका फार्मूला किसके इक्वल होगा? आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट डी एफ एन ओवर डी एस is called the stress vector on the surface element at point. The resultant vector T, the resultant vector T of all surface forces, जैसे stress vector ये भी surface force है, applied to the entire surface S is given by the resultant vector T equal surface force is a double integral along the surface Tn ds. In general, stress vector Tn is not in the direction of the unit normal outward run and is inclined to the area on which it acts. तो इसका मतलब है फिर अगर ये आउटवर्ड रन के अलोंग नहीं है तो एक स्ट्रेस वेक्टर टी एन उस इसकी रिजॉल्व करें इस फोर्स को, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट, इस फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट डायरेक्टेड लॉन्ग नॉर्मल, तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। टीएन का दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्टिंग इन द प्लेन एरिया, उसे हम टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। द normal stress is commonly considered positive if its sense coincide with the sense of outward drawn to the surface element at the given element, otherwise negative. तो ये देखिए, ये पॉइंट पी है, ये टीएन फोर्स अप्लाई हो रही है, ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है। Suppose that stress vector Tn characterize the action of the body A on the body B. अगर ये stress vector action of a body on the body B है, then transmitted through a surface element with unit normal and unit vector, and the stress T minus n characterize action of the body B on the body A. अगर Tn हो n पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है ये एक्शन A से B पर हो रहा है, लेकिन अगर T माइनस n इस तरह से अगर स्ट्रेस वेक्टर हो तो इसका मतलब है ये एक्शन B से बॉडी B से बॉडी A पर। Then from the Newton's third law, एक्शन रिएक्शन सेम होते हैं, तो T माइनस n जो वेक्टर है वो इक्वल होगा माइनस टी एन। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस,
स्ट्रेस के जो कंपोनेंट्स हैं तीन, T1, T2, T3, तीन कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे पास वो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स स्ट्रेस फैक्टर कैसे लिखेंगे? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स अगर हम E1 यूनिट वेक्टर, E2 यूनिट वेक्टर, E3 यूनिट वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x1, x2, x3 एक्सिस, तीन एक्सिस है स्पेस में x1, x2, x3 और उनके यूनिट E1, E2, E3 है। तो जो पहला स्ट्रेस वेक्टर का कंपोनेंट होगा T1, T1 किसके इक्वल होगा? सिग्मा 1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 1 2 E2 यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 1 3 E3 यूनिट वेक्टर। ये था हमारा पहला स्ट्रेस वेक्टर का कंपोनेंट। स्ट्रेस वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट होगा T2 which is equal sigma 21 E1 यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 2 2 E2 यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 2 3 E3 यूनिट वेक्टर। और T3 तीसरा कंपोनेंट होगा सिग्मा 31 E1 यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 32 E2 यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 33 3 यूनिट वेक्टर। टेंसर नोटेशन में अगर इस तीनों कंपोनेंट्स को लिखा जाए तो होगा टी आई इक्वल सिग्मा ई जे या फिर सिग्मा ई जे इक्वल टी आई डॉट ई जे यूनिट। तो ये इसकी टेंसर नोटेशन थी जो अभी आपने मुलाहजा की। तो ये हमारे पास तीनों जो T1, T2 और T3 जो हासिल हुए हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर। तो ये आप दोबारा से जरा एक नजर से देख लें। हमने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस को डिफाइन किया, स्ट्रेस वेक्टर देखा। स्ट्रेस जब किसी सरफेस एलिमेंट पर, किसी सरफेस बॉडी फ्लूइड की सरफेस बॉडी का सरफेस एलिमेंट लेकर जब वो स्ट्रेस अप्लाई होती है तो फिर वो स्ट्रेस वेक्टर कैसे बनता है और फिर एंटायर सरफेस के अलावा जब दिया जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे सामने आता है, ये जो है। फिर हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर या स्ट्रेस वेक्टर को रिजॉल्व किया। इसके रेजोल्यूशन के बाद इसके दो कंपोनेंट बने, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर हमने एक्शन ऑफ स्ट्रेस इन फिगर देखा कि किस तरह से टी एन पॉजिटिव और टी माइनस एन टी एन नेगेटिव कैसे होता है। स्ट्रेस बॉडी ए से बॉडी बी पर कैसे लगता है और बॉडी बी से बॉडी ए पर वापस कैसे आता है। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस देखे, तीन कंपोनेंट्स के हमने इक्वेशंस देखी, स्ट्रेस वेक्टर की तीन कंपोनेंट्स की इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को हम चाहें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। यस, the components of the stress tensor can be arranged in a 3 by 3 real symmetric matrix। 3 by 3 ऑर्डर का स्ट्रेस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स के में जो कोएफिशिएंट्स आते हैं स्ट्रेस टेंसर में, वो उनको 3 by 3 ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। E1 के साथ सिग्मा 1 1 था, E2 के साथ सिग्मा 1 2 था, E3 के साथ सिग्मा 1 3 था। अब आता है दूसरा कंपोनेंट, E1 के साथ सिग्मा 1 2 था और E2 के साथ सिग्मा 2 2 था और E3 के साथ सिग्मा 2 3 था। फिर हमारा तीसरा कंपोनेंट T3 था। T3 के कंपोनेंट के जब लिखा जाता तो उसमें इस्तेमाल होने वाले जो तीनों टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट, E1 के साथ कोएफिशिएंट E1 3 था, E2 के साथ कोएफिशिएंट E2 3 था और E3 के साथ कोएफिशिएंट सिग्मा 3 3 था। तो ये इस तरह से 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी की शक्ल में भी इन तीनों कंपोनेंट्स को हम लिख सकते हैं। कौन से वाले तीनों कंपोनेंट्स? वो तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास उनकी इक्वेशंस ये ये वाले 1 2 3, पहली रो बनाई 1 2 3, यहाँ से दूसरी रो बनी
1 2 3 यहाँ से तीसरी हो गई। आज के लिए बाकी